एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में आपको डेली हम 15 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिया है। इसके पहले जो भी वीडियो आपकी है वो वीडियो आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि नंबरिंग क्या करिए 1 से लेकर 15 तक। उसके बाद हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं आप भी पढ़ा करिए, आप अपना उत्तर दिया करिए। जब हम उत्तर बताते हैं तो आपका उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने 15 नंबर में से कितना नंबर गेन किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि 12 से 13 नंबर पाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप 10 से 11 नंबर पर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं अगर आप डेली करते हैं तो आप 13 से 14 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही हैं। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने का ध्यान केंद्रित कर रही हैं। थोड़ा हम इसको बड़ा करते हैं। देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश यहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन ए है कि घोषणात्मक, बी है अधिसंज्ञानात्मक, सी है प्रतिक्रियात्मक, डी है आपका सेमेनेटिक मतलब शब्दार्थ। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, फिर से हम क्वेश्चन को दोहराते हैं। एक शिक्षिका है विद्यार्थी से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के लिए क्या कर रही हैं, उनसे कह रही हैं। अब वह विद्यार्थी के किस तरह के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब है कि हम बच्चे की अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर क्या कर रहे हैं, कौशल को विकसित करने का सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता, बी है चर्चा और संवाद, सी है वेधन और अभ्यास, डी है आपका दंड। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन चारों में से पूछा है कि ऐसे क्या है जो विद्यार्थी के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। तो जो आपका चर्चा और संवाद होगा मतलब डिस्कशन एंड डायलॉग होंगे ये सुसाध्य करने में सहायक होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश डैश को सक्रिय करना चाहिए। ऑप्शन ए है क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा, ऑप्शन बी है क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा की भावना, ऑप्शन डी है हीनता की भावना। तो देखिए प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को अगर प्रभावी अधिगम बनाना है, अधिगम को प्रभावी बनाना है, आप एक शिक्षिका हैं तो विद्यार्थी में ऐसी कौन सी सक्रियता होनी चाहिए या ऐसी कौन सी चीजें जिसको आप सक्रिय करना चाहेंगी। क्वेश्चन ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हम सबसे ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि जो बच्चा है बच्चे के अंदर क्षमता और वृद्धिशील होने की धारणा अधिक से अधिक हो। ठीक है, प्रतिस्पर्धा निगेटिव है, क्वेश्चन क्या हमारा पॉजिटिव है, उत्तर हमारा पॉजिटिव होगा। हीनता भाव हमारा निगेटिव होगा, ये नहीं होगा। फिर क्षमता की अस्थाई किसी चीज़ को हम अस्थाई धारणा नहीं रखेंगे कि हम जितना है बस उतना तक ही अस्थाई रखें, आगे ना बढ़ाएं। तो जो क्षमता की वृद्धिशील होने की धारणा है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन क्या है निगेटिव, उत्तर क्या होगा निगेटिव। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ऑप्शन बी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ऑप्शन डी है साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अब इसमें देखिए जो बाहरी अभिप्रेरणा आपको दिया जा रहा है वो उदाहरण नहीं है, बाकी 3 ऐसे उदाहरण होंगे जो बाहरी अभिप्रेरणा आपको दिए जाते हैं उसके उदाहरण होंगे। एक जो आपका आंतरिक होगा वो होगा।
तो देखिए दंड से बचने के लिए गृह कार्य देना ये हमारी बाहरी अभिप्रेरणा है, ठीक है, ये गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए साथियों को प्रभावित करने के लिए हम नृत्य करें, ये भी हमारी बाहरी अभिप्रेरणा है, ये 10-5 मिनट के लिए होती है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये भी हमारी बाहरी अभिप्रेरणा है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जब हम वाद विवाद समूह में शामिल होते हैं तो ये हमें अंदर से अभिप्रेरणा देता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में डैश डैश होने की संभावना है। ऑप्शन ए है प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, बी है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, सी है सामाजिक सहयोग वृद्धि, डी है सामाजिक बहिष्कार सुधार। उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जो उसका सही उत्तर होगा, सभी दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, सामाजिक सहयोग और वृद्धि होने की क्या है संभावना है। देखिए सामाजिक सहयोग यहाँ भरेंगे, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में क्या होगा, वृद्धि होने की संभावना होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 में आपका देख लीजिएगा। देखिए अगर आपको हिंदी थोड़ा भी इधर उधर अगर हिंदी की चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप सीधे आप इंग्लिश वाले पर जाया करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है समावेशन, बी है खंडीकरण, सी है अनुबंधन, डी है विसंज्ञान। उत्तर क्या होगा बताइएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जो अक्षर है उसकी एक लंबी श्रृंखला को याद करना है, मतलब यादगार और सार्थक भागों के में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाएगी। समूहित करके जो हम करेंगे याद करने की जो रणनीति है वो आपकी खंडीकरण कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जहाँ भी आपको हिंदी न समझ में आए, कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी बहुत ज़्यादा टफ दे देता है और वो इंग्लिश वाली चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो आप जब हिंदी नहीं समझ में आए तो सीधा उसका इंग्लिश पढ़ा करिए, तो क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत सारे आपके सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कियों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है। ऑप्शन ए है जेंडर निरंतरता, बी है जेंडर सशक्तिकरण, सी है जेंडर विविधता, डी है जेंडर रूढ़िवादिता। उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। देखिए हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम किसी चीज़ की पार्शियलिटी करें, मतलब जैसे कि हम भेदभाव करें, वहाँ पर रूढ़िवादिता आ जाती है। अब यहाँ देखिए लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें स्पेशल कहा जा रहा है गुलाबी कपड़ों के लिए, और उन्हें स्पेशल नीले कपड़ों के लिए, नीले कारों के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ लड़कियों को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे जेंडर रूढ़िवादिता हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश डैश को बढ़ावा दे। ऑप्शन ए है निराशा को, बी है विसारी उत्तर को, सी है विसारी सोच को, डी आपका मात्र रटना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी पॉजिटिव होगा। रटना हमारा हमेशा निगेटिव में जाता है, निराशा हमारा निगेटिव में जाता है, अभिसारी हमारा निगेटिव में जाता है। अपसारी का मतलब बच्चा बहुत, जैसे अपसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब जैसे समझ लीजिए एक तरीके से सुकड़न टाइप का होता है, और अपसारी का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से फैलाव। बच्चा हर तरीके से चिंतन कर रहा है, और यहाँ पर बच्चा क्या है, बहुत अच्छी तरीके से चिंतन नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या हमारा पॉजिटिव है, तो उत्तर भी पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, और यहाँ क्या है कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारा ये निगेटिव में जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश डैश गतिविधि है। ऑप्शन ए है यांत्रिक, बी है व्यवहारवादी, सी है आपका निष्क्रिय,
डी है आपका सामाजिक। उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा, सामाजिक। देखिए समकालीन सिद्धांतकार के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, मानते हैं ये। कौन मानते हैं, जो समकालीन सिद्धांतकार होते हैं उनके अनुसार माना गया है कि जो सीखना होता है, जो लर्निंग हमारी होती है वो हमारी सोशल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभी अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन आ गए आपके। चलिए क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं। देखिए कथन क्या कह रहा है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। तो ये बिल्कुल सही है कि जब बच्चे को आप ज्यों का त्यों नकल करने के लिए कहेंगे, वहाँ बच्चा का जो शिक्षा होगा वो हमेशा असफल होगा। तो ये तो हमारा कथन ए क्या है, सही है। अब आइए आर में देखते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चे के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। बिल्कुल नहीं, तो जो ऑप्शन नंबर आर है वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ए है इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पा रहा है, ये अलग ही जा रहा है। अगर जैसे कि कथन हम पढ़ते हैं, कथन पढ़ने के बाद अगर कब क्यों कैसे का उत्तर हमें मिल जाता है तो कारक हमारा सही होगा। अब यहाँ कब क्यों कैसे का उत्तर हमें नहीं मिला तो कारक हमारा क्या है, गलत है। तो कथन ए सही है लेकिन जो आर है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल, कि ए सही है लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है सक्रिय, बी है विनम्र, सी है आंशिक, डी है निष्क्रिय। क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर 3 चीजें आपकी निगेटिव होंगी, 1 चीजें पॉजिटिव होंगी। अब आप उन पॉजिटिव चीज को ढूंढना है। देखिए अगर आप इफेक्टिव लर्निंग कर रहे हैं तो उसकी जो रिक्वायर्स होती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्निंग की, तो उसमें क्या होना चाहिए ये पूछा है, भागीदारी की जो आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए विनम्र, निष्क्रिय, आंशिक, ये इस तरीके से क्या है, निगेटिव है। सक्रिय हमारा क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही हम क्वेश्चन देखिए आप क्या है, निगेटिव पर मत जाइए। जैसे ही क्वेश्चन देखिए कि पॉजिटिव है, बस पॉजिटिव ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जहाँ एक्टिव हमारा ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अब हम आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड एक दिन पूरा बता देंगे। तो जितना इसमें हम क्वेश्चन में बताते हैं ये निगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो अपने कॉपी में लिख लिया करिए और एक जगह निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का एक रफ कॉपी बना लीजिए। उसमें जितने आपको प्रैक्टिस सेट में निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड मिलते हैं आप लिखते जाया करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे निगेटिव पॉजिटिव वर्ड है जो अगर हम बताएंगे तो हो सकता है उसमें छूट जाए, लेकिन आप लिखे रहेंगे तो आपको इसमें याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन ए है कि चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। ऑप्शन बी है संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं। सी है कि केवल विषय वस्तु को रटने पर निर्भर है। और डी आपका है कि विद्यार्थी में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। क्वेश्चन कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है, तो उत्तर भी हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो अब उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो यह आइए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए समस्या को प्रभावित नहीं करते, संज्ञान करता है, निगेटिव हो गया। ठीक है, केवल केवल और रटना जहां आ गया वो हमारा निगेटिव पॉइंट पर आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, देरी को दर्शाना, ये भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव में क्या होगा कि चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। जो अधिसंज्ञानात्मक कौशल होते हैं उसमें होता क्या है, जो क्या करते हैं वो रेगुलेट थिंकिंग और क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए है
कि कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन बी है छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। ऑप्शन सी है अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। और ऑप्शन डी है अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय हैं। अब देखिए, एक संरचनावादी आपका जो कंस्ट्रक्टिव आपका क्लासरूम होता है तो उसमें अध्यापक और छात्र की भूमिका पूछा है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अध्यापक और छात्र दोनों क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। निष्क्रिय हो गया निगेटिव, निष्क्रिय हमारा निगेटिव आ गया, यहाँ पर भी निष्क्रिय है, तीनों में निष्क्रिय दिख गया, निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव बचा, ऑप्शन नंबर सी, इसको सही टिक कर दीजिए। अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है। ऑप्शन ए है अनुरूपक, बी है पश्चिमगामी कार्यकारी युक्ति, सी है कलन विधि, डी आपका स्मरण सहायक विधियां। तो देखिए, जब हम पीछे से की तरफ से हल तक पहुंचेंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम पश्चिमगामी कार्यकारी युक्ति कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 को हम पढ़ते हैं और इसका उत्तर आप सभी बताइएगा, पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो ऑप्शन ए है उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि महत्व नहीं देंगे आप। ऑप्शन बी है कि उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक वे गलती करना छोड़ न दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि बार बार बच्चे को आप प्रेशर करेंगे। ऑप्शन सी है कि उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठना चाहिए, ऐसा भी आप नहीं करेंगे कि वो गलती करें तो उन्हें हम अलग बैठा दें। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर जाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।